अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। अगले कुछ मिनट मैं आपसे जुड़ी हुई खबरें बताऊंगा और आज एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो आपको हैरान कर देगी। बड़ी देर से आप देख रहे होंगे एक भ्रष्टाचार की खबर। 1 लाख करोड़, 70,000 करोड़, 30,000 करोड़, ये जो अजीब से आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं ना दर्शकों, कभी कभी तो मुझे लगता है कि इतना पैसा भी होता है। अगर होता है तो कहां है, किसके पास है? आपको भी लगता है ना? और कुछ लोग जो इधर जीरो गिन रहे हैं, मैं पक्का कह सकता हूं कुछ लोग ये जीरो गिन रहे होंगे। सही है या नहीं, उनको बता दूं कि ये जीरो बिल्कुल ठीक लगे। ये रकम कितनी है? 30,000 करोड़। 30,000 करोड़। इसमें और इतने बड़े घोटाले के आरोप लगे हैं कि आप सोच रहे होंगे कि मैं सच बता रहा हूं। बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं। इतना बड़ा घोटाला हुआ है और राष्ट्र सर्वोपरि में आज घोटालेबाजों की बात कर रहा हूं, क्योंकि भ्रष्टाचारी कहीं भी हो सकते हैं। वो आपके क्षेत्र की सड़क बनाने वाला भी हो सकता है, बड़ी सी पानी की टंकी बनाने वाला भी हो सकता है, और बड़े बड़े जो पुल बनते हैं ना, अभी MP में तो एक ऐसा 90 डिग्री का पुल बना है, वो भी हो सकता है। आप बस जगह और काम बोलो, आपको वहां ये घोटालेबाज मिल जाएंगे। और कोई पैसे के चक्कर में अगर पैसे लेकर भी काम समय पर कर दे तो हम लोग पता है आज कैसे हो गए। कहते हैं यार ईमानदार व्यक्ति है, पैसे भले लिए लेकिन काम वक्त पर कर दिया। सोचिए जरा आप, ऐसा हम सोचने लगे। ये सोच आपको बदलनी होगी। कोई अगर आपसे पैसे मांगता है तो अपना मोबाइल निकालिए, वीडियो बनाइए, वायरल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई सरकारी कर्मचारी आपका पैसा खा गया है तो उसके बारे में हमें बताइए, क्योंकि ये लोग आपकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इनकी नियत की पोल अब खुल गई है दर्शकों। ये लोग इतने लालची हैं, इतने लालची। ये जीरो अभी भी गिन रहे हैं क्या? आप मत गिनिए, क्योंकि करोड़ों का गबन करते हैं ये लोग। इनके माथे पर शिकन भी नहीं आती है। आज इनकी असल पिक्चर आपको दिखाने वाला हूं, इसलिए आप तैयार रहिए। आप तैयार रहिए कुछ मिनट, क्योंकि आप आज जो सच देखने वाले हैं वो शायद बहुत कड़वा रहेगा उन नेताओं के लिए, उन मंत्रियों के लिए जिन पर यह आरोप लगा है। लेकिन कौन है ये मंत्री जिन पर आरोप लगा है और कैसे ये मामला खुला है, पहले आपको वो दिखाता हूं। 30,000 करोड़ का घोटाला, 1,000 करोड़ की रिश्वत, सरकार की मंत्री पर सबसे बड़ा आरोप। अभी तक आपने 2G कोल स्कैम जैसे बड़े बड़े घोटालों के बारे में सुना होगा, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी एक ऐसे ही घोटाले की खबर सामने आई है और इस घोटाले की जड़ें MP सरकार में मंत्री से जुड़ने की बातें सामने आई हैं। पूरा मामला लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से जुड़ा हुआ है और आरोप इसी विभाग की मंत्री संपत्तियां उइके पर लगा है। और जब बात राष्ट्र की आती है तो रिपब्लिक भारत अपनी जिम्मेदारी निभाने से पीछे नहीं हटता। मंत्री उइके पर जब कमीशन खोरी के आरोप सामने आए तो हमने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं ना, जो सच्चा होता है वो डरता नहीं है और जो गलत होता है वो झल्लाता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमने मंत्री महोदया से सवाल करना चाहा तो वो भड़क गई। एक मिनट भाई, एक मिनट सुन लीजिएगा, कोई जोर जबरदस्ती मत करो। मैंने जवाब दे दी। आप पहले सुन ही नहीं रहे हो। आप लोग साथ सम्मान से आप लोगों को मैं बुलाऊंगी और मैं प्रेस वार्ता करूंगी। मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को अच्छा पता है, मेरे संगठन को पता है। अब चाहे मंत्री जी भड़के या धमकाएं, हम तो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, क्योंकि हमने तो राष्ट्र सर्वोपरि की कसम खाई है और उससे हम बिल्कुल नहीं डिगने वाले और अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। सरकार चाहे केंद्र की हो या फिर राज्य की, योजनाएं लाती हैं लोगों के विकास के लिए, लोगों के उत्थान के लिए।
बाकायदा उसके लिए राशि आवंटित की जाती है, लेकिन उसी राशि का बंदरबाट होता है। तो सोचिए वो योजनाएं आप तक कैसे पहुंचेंगी और जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने का बीड़ा उठाया है उस पर लगाम कैसे लगेगी। सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए भ्रष्ट राजनेताओं से लेकर रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। न खाऊंगा न खाने दूंगा ये नारा नहीं है, बल्कि पीएम मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। पीएम मोदी ने कहा, घूस अगर कोई मांगे तो सीधे उन्हें खत लिखना। कहीं किसी को कोई पैसा देना नहीं है, और अगर कोई पैसे मांगता है तो सीधे मुझे चिट्ठी लिखना, बाकी काम मैं कर लूंगा। शायद पीएम के इसी बयान का ही असर है कि शिकायत करने वाले पूर्व विधायक किशोर समरीते ने मध्य प्रदेश में हुए हजारों करोड़ के घोटाले और कमीशनखोरी के मामले को सीधे पीएम तक पहुंचा दिया। ये तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा मामला बताया है, 30,000 करोड़ का यह मामला बहुत गहरा है। और जब आज हमने सोचा कि इसकी तह तक जाना है तो फिर हम पीछे नहीं हटे। मामला एक पूर्व विधायक की शिकायत पर खुला है, यह तो मान लिया हमने, लेकिन आप सोचिए दर्शकों, ऐसे ना जाने कितने मामले होंगे जिनका खुलासा होता ही नहीं है, हुआ ही नहीं है। अच्छा, आप एक बात मुझे बताइए, आप कभी ना कभी तो सरकारी कार्यालय गए होंगे, किसी ना किसी काम से गए होंगे, कभी अपने घर का एनओसी, ना जाने क्या क्या। अपने दिल पर हाथ रखकर बताना, क्या आपसे वहां किसी ने पैसे मांगे, और मांगे तो आपने पैसे दिए या नहीं? बताइए। अगर दिए हैं तो मैं कहूंगा कि अब मत देना, लेकिन शायद कई लोग मेरी इस बात पर कह सकते हैं कि हमें आपकी बात नहीं माननी है। वो नहीं मानेंगे, वो सोचेंगे कि एक छोटे से काम के लिए थोड़े से पैसे दे देंगे तो क्या हो जाएगा, गरीब थोड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत है क्या उसमें? दिक्कत है, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि आज ये कुछ पैसा ले रहे हैं, कल ज्यादा लेंगे, परसों इनका मुंह और बड़ा हो जाएगा। ये लोग इसे अपनी आदत बना लेंगे, लेकिन आज इस आदत को तोड़ने का समय आ गया है दर्शकों। इसलिए आज ये जो 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ है ना, इसकी फहरिस्त बड़ी लंबी है, और आज इसलिए हमने सोचा राष्ट्र सर्वोपरि में इसकी पड़ताल करेंगे। ये बहुत बड़ी चेन है दर्शकों, ये एक आदमी के बस की बात नहीं है, मैं लिख कर दे सकता हूं। इसमें कई लोग हैं, लेकिन आज हमने पूरी की पूरी पड़ताल की है दर्शकों। हमारे सहयोगी सत्य विजय वो इस काम में जुट गए। हमने कहा आप पूरी रिपोर्ट तैयार करिए, क्योंकि आज हमें दर्शकों को बताना है कि यह मामला कितना गंभीर है, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसे कई मामले हैं जो आपसे जुड़ जाएं। देखा होगा ना आपने, अभी पानी की टंकियां गिर रही हैं, मध्य प्रदेश में टेढ़ा पुल बन गया है, और ना जाने पूरे देश में ऐसे कितने मामले होंगे। लेकिन आज पहले जब इस मामले की हमने पड़ताल की तो देखिए कैसा काला सच सामने आया है। मध्य प्रदेश सरकार में महिला मंत्री हैं संपत्तिया उइके। जिस विभाग की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है वो विभाग है स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग यानी पीएचई, और इसी विभाग की योजना में कमीशन खोरी को लेकर मंत्री जी सवालों में आ गई हैं। जिन पर अपने विभाग के जरिए लोगों तक सरकार की बनाई योजनाओं को पहुंचाने का जिम्मा था, उन्हीं पर कमीशन खोरी के आरोप लग गए। जिसमें 1,000 करोड़ रुपए जो है कमीशन संपत्तिया उइके को मिला, ये कमीशन की राशि। हमने मंत्री पर लगे इन आरोपों की पड़ताल की तो पूरा मामला पीएचई विभाग के जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ सामने आया। दावा किया जा रहा है कि पीएम जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को 30,000 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन उसमें जमकर बंदरबाट हुआ। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने आरोप लगाया कि मंत्री संपत्तिया उइके ने जल जीवन मिशन से 1,000 करोड़ रुपए की कमीशन वसूली है। साथ ही तत्कालीन प्रमुख अभियंता बीके सोनगरिया और उनके अकाउंटेंट महेंद्र खरे पर भी करोड़ों रुपए की घूसखोरी के आरोप लगे हैं। जल जीवन मिशन के तौर पर जो फंड 30,000 करोड़ का जो फंड मिलता है, उसमें से 1,000
करोड़ की जो उगाही है, जो घूसखोरी है, उसमें संपत्तियां उनके लिप्त हैं। और इस शिकायत के बाद पीएम उन्हें संज्ञान लिया, विभाग और सरकार को जांच के लिए कहा। और ये पहली बार हुआ है देश में कि पीएचई मंत्री संपत्तियां उनके, जिस विभाग की मंत्री हैं उसी विभाग ने उनके खिलाफ जांच के निर्देश यानी कि आदेश जारी कर दिए। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 अप्रैल को भेजे गए पत्र में मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ मध्य प्रदेश सरकार में, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए जो है कमीशन संपत्ति OEG को मिला। 2200 टेंडरों में कोई भी काम इस समय पे नहीं हुआ, किसी काम का निरीक्षण नहीं हुआ और 50% भी काम नहीं। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है मध्य प्रदेश का। इसमें प्रधानमंत्री ने भी बता दिया है पीएमओ से जिसको जांच के आदेश में, तो इसमें अगर सीबीआई इंक्वायरी होती है तो संपत्ति OEG की भी गिरफ्तारी संभव है। मामला पीएमओ तक पहुंच गया तो पीएचई विभाग ने अपनी मंत्री के खिलाफ जांच बैठा दी। चीफ इंजीनियर कार्यालय ने सभी प्रमुख इंजीनियर और परियोजना डायरेक्टर को खत लिखकर 7 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। खत में लिखा है, भारत सरकार से राज्य के जल जीवन मिशन को दिए गए 30,000 करोड़ के खर्च की जांच की जाए। साथ ही पीएचई मंत्री संपत्तियां उइके और उनके लिए पैसे जमा करने वाले मंडला के कार्यपालन यंत्री की संपत्ति की भी जांच के निर्देश दिए गए। जांच होगी तो सच सामने आएगा, क्योंकि यहाँ बात देश की है। देश में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी को खत्म करने की है और रिपब्लिक भारत राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ हर उस भ्रष्टाचारी को बेनकाब करेगा जो करप्शन करेगा। अब इस मामले का सच भी सामने आना जरूरी है। हालांकि इस मामले में पीएचई विभाग ने भले ही जांच बैठा दी हो, लेकिन वो आरोपों को निराधार बता रहे हैं, जिस पर शिकायतकर्ता किशोर समरीते ने साफ कहा कि चीफ इंजीनियर ने सिर्फ बालाघाट में मिशन की कार्यप्रणाली को लेकर जवाब दिया है। प्रदेश भर में गड़बड़ी की जांच के लिए खुद ईएनसी ने सभी चीफ इंजीनियर को चिट्ठी लिखी है और वो जल्द ही कोर्ट में याचिका लगाने के लिए सरकार से सवाल करने के लिए तैयार है। इस पूरे मामले की अगली सरकार सीबीआई जांच कराती है तो लगभग 54 कार्यपालन एंट्री, लेकिन सब विंग के 9 डिवीजन के ई और काफी लोग इसमें बंद होंगे। कौन सच्चा कौन झूठा? मध्य प्रदेश में पीएचई विभाग से जुड़े इस करप्शन कांड में मंत्री महोदया पर लगे आरोप कितने सच हैं, कितने झूठे हैं, ये तो वक्त बताएगा। और जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, हम अपनी जिम्मेदारी से टिकेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ बात राष्ट्रवाद की है। अब मामले का तो खुलासा हो गया। मैंने आपसे कहा ना दर्शकों कि मैंने जिम्मा उठाया है राष्ट्रवाद का, राष्ट्र सर्वोपरि का, और इसलिए आगे भी हम बढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोग हमारे साथ हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी एक को दोष देकर अपनी देशभक्ति साबित करूं। यह आपको पहले ही बता दूं, मेरा मकसद सिर्फ सच को बाहर लाना है, झूठ से पर्दा हटाना है। जिस पर पर्दा डला हुआ है, ये कौन डाल रहा है, अंदर खाने सारी जानकारी है। इसलिए चाहिए कि मामला कोई भी हो, हर पहलू पर बात होनी चाहिए। मामले में मंत्री संपत्तियां उइके, इन पर आरोप लगे तो मंत्री जी अपना पक्ष भी बताएं। हमने ये भी जानने की कोशिश की, लेकिन उनका रौब कहें या फिर कुछ और, वो सवालों पर गुस्से से भर गई, गुस्से भरे लहजे में जवाब देने लगी। अरे सवाल करेंगे भाई, सवाल करना क्या गलत है? नहीं किया तो बोलिए नहीं किया है, जांच हो रही है, सहयोग करिए। हम पूछेंगे ना भाई, ये 30,000 करोड़ अगर कहीं भी गड़बड़ी हो रही है तो मैं तो पूछूंगा। देश की जनता के लिए मैं तो पूछूंगा। देश की जनता के हक का पैसा है, कोई डाका डालेगा तो हम तो पूछेंगे, हम तो सवाल करेंगे, करते रहेंगे। जब तक करेंगे जब तक देश और देश की जनता के सामने सच ना जाए। लेकिन एक बात यहां पर कहना चाहूंगा, संपत्तियां उइके सवालों के घेरे में हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, इनके आसपास जो अधिकारी हैं उन पर ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। और पीएचई विभाग की तरफ से तो कहा गया कि यह मामला झूठा है, फेक है। खबर तो यह भी है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई डायरेक्ट खाते में नहीं जा रहे थे, किसी और के थ्रू जा रहे थे। अब ये कितने खाते हैं, कितने लोग हैं जो इनकी मदद कर रहे थे, ये भी सामने आएगा। लेकिन मंत्री जी हमारे सवालों से कैसे गुस्से से लाल हो गई हैं, वो आपको दिखाता हूं।
प्रदेश में इतना बड़ा कमीशन खोरी का मुद्दा गूंज रहा है तो जाहिर सी बात है विपक्ष मुद्दे को भुनाने से पीछे नहीं हटेगा और हो भी यही रहा है। कांग्रेस जो मध्य प्रदेश में वनवास काट रही है, विपक्ष के उपनेता हेमंत कटारिया मामला सामने आने के बाद मंत्री उइके का इस्तीफा मांगने लगे। कह रहे हैं कोर्ट का रुख करेंगे और मामला विधानसभा में भी उठाएंगे। जल जीवन मिशन में व्याप्त घोटाला आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। इस बात को हम लोगों ने विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर हमेशा कहा है। अब मैं पूछना यह चाहता हूं कि क्या सर्वोच्च पद पे बैठी हुई मंत्री की जांच उनके विभाग के अधिकारी निष्पक्ष रूप से कर सकते हैं? क्या संभव ही नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि सबसे पहले माननीय मंत्री महोदया संपत्तिया उइके जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जब तक जांच पूर्ण नहीं हो जाती, कम से कम तब तक उनको पद त्याग करना चाहिए, जिससे कि निष्पक्ष जांच हो सके। आरोप इतना बड़ा है कि कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लगे भी मंत्री पर आरोप हैं, वो भी महिला मंत्री पर। ऐसे में मंत्री जी का पक्ष जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए हमारी टीम उनके ऑफिस पहुंच गई। कमीशन खोरी के आरोप को लेकर सवाल किया तो देखिए मैडम कैसे भड़की। 1 मिनट भाई, 1 मिनट सुन लीजिएगा। कोई जोर जबरदस्ती मत करो आप। मैंने जवाब दे दी। आप पहले सुन ही नहीं रहे हो। आप लोग साथ सम्मान से आप लोगों को मैं बुलाऊंगी और मैं प्रेस वार्ता करूंगी। मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को अच्छा पता है, मेरे संगठन को पता है। मतलब जिस जनता ने आपको मंत्री के पद पर बैठाया, उसी जनता के लिए जारी किए गए योजना के पैसे को लेकर सवाल पूछो तो इस तरह का व्यवहार। मंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज से आप समझिए कि वो सीधे सीधे कह रही हैं कि मुख्यमंत्री को सब पता है कि वो क्या है। मतलब सच में आप प्रेस वार्ता करेंगे, वो आप करते rहिए, लेकिन अभी तो आपका दायित्व बनता है मीडिया के सवालों का जवाब देना। भूलिए मत कि आपको जनता ने ही इतना बड़ा नेता बनाया। मंत्री संपत्तिया उइके बीजेपी के आदिवासी नेता हैं। सियासी करियर की शुरुआत जमीनी स्तर से की। मंडला जिला पंचायत में 3 बार अध्यक्ष बने। 2017 में बीजेपी ने राज्यसभा भेजा। 2023 में मंडला से जीतकर विधानसभा पहुंचे, जिसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई और अब मोहन कैबिनेट में पीएचई जैसे अहम विभाग का जिम्मा दिया गया है। मामला सामने आया है जो मध्य प्रदेश के इतिहास में बड़ी करप्शन की ओर जाता दिख रहा है, जिसका सच सामने आना जरूरी है। इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक ने संज्ञान ले लिया है और इसलिए आज हम कह रहे हैं ये देश और देश की जनता के लिए जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र से बढ़कर कोई नहीं। भाई राष्ट्र से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है, वो कोई मंत्री हो या कोई अधिकारी हो, कोई चीफ इंजीनियर हो। अगर आपने गड़बड़ी की है तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा और सच हम सामने लेकर जरूर आएंगे। राष्ट्र सर्वोपरि। अब खबरों में आगे बढ़ूंगा। आप सोच रहे होंगे कि नेगेटिव खबर, क्या देश में सब कुछ ऐसे ही चल रहा है? नहीं, पॉजिटिव भी हो रहा है। और आज एक अच्छी खबर आपको दिखाऊंगा। आपके हाथ में मोबाइल फोन होगा, आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया होगा। और कोरोना काल में विशेष तौर पर सभी लोग मोबाइल को अपना पक्का दोस्त बना चुके हैं। लेकिन मैं कहता हूं मोबाइल की दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। खैर, डिजिटल युग आ गया है और डिजिटल युग से जुड़ी हुई आज 2 खबरें मेरे पास, एक अच्छी और एक बुरी। आपसे बिना पूछे पहले अच्छी खबर दिखाता हूं। आपको पता है दर्शकों, डिजिटल युग शुरू हुए 10 साल हो गए। अच्छी खबर है ये, मुस्कुराइए। और मुझे तो पता ही नहीं चला कि 10 साल हो गए, और मैं जानता हूं कि आपको भी नहीं लग रहा होगा। पहले का जमाना आपको याद है, आप लोग बिल भरने जाते थे, लंबी सी लाइन लगी हुई है, दोपहर में धूप में खड़े हुए हैं, बिल भरना है बिजली का। एक जमाना वो भी था जब पैसे रखने के लिए दिक्कत होती थी, कैश ज्यादा आ जाए तो पर्स छोटा पड़ जाता था। एक जमाना तो वो भी था जब आप दुकान पर जाते थे और चिल्लर के लिए बहस करते थे कि भैया ये नहीं लूंगा मैं, ये वाला नोट तो फटा है। पेट्रोल पंप पर दिक्कत आती थी, भैया ये नोट बदलिए, आपने दे दिया हमको गड्डी में। लेकिन अब जमाना बदल गया है और पता है क्या हुआ? पूरी तरह नहीं बदला है, थोड़ा सा अभी बाकी है, काफी हद तक लेकिन बदल गया है। अब आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है। जिस मोबाइल का मैं जिक्र कर रहा था वहीं से क्लिक करना है और सारा काम हो जाएगा। इसका श्रेय मैं आपको देता हूं, ये देश के लिए अच्छी बात है, क्योंकि आप ही की एकता और शक्ति की वजह से भारत ने यह मुकाम हासिल किया है दर्शकों। और हां, एक बात तो मैं भूल ही गया आपसे कहना, पहले आपसे सिर्फ टीवी पर मुलाकात होती थी,
देखते ही देखते अब सोशल मीडिया पर भी होने लगी है, तो वीडियो भी फॉरवर्ड कर देना। लेकिन पहले ये देखिए कि हमारी डिजिटल दुनिया कितनी बदल गई है। पहले पॉजिटिव खबर। दुनिया भर में अगर कोई देश तेजी से बदल रहा है तो वो भारत है। चाहे बात विकास की हो या बढ़ती अर्थव्यवस्था की, रक्षा उत्पादन की बात हो या फिर टेक्नोलॉजी की, भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। टेक्नोलॉजी में भारत का कोई मुकाबला नहीं। भारत ने बड़े बड़े विकसित देश को इस क्षेत्र में पीछे छोड़ा है। भारत की टेक्नोलॉजी क्षेत्र में तरक्की का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है डिजिटल इंडिया मिशन, जिसे आज 1 दशक यानी 10 साल पूरे हो गए। याद है जब मैं 10 साल पहले डिजिटल इंडिया का विजन देश के सामने रख रहा था तो मैंने कहा था कि हम टुकड़ों में नहीं बल्कि होलिस्टिक अप्रोच के साथ चलना होगा। डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। डिजिटल इंडिया देश को पूरी तरह से बदल रहा है। आज हर हाथ में मोबाइल, छोटी से बड़ी दुकान पर यूपीआई का पेमेंट हो रहा है। देश में लगभग 95% गांव तक इंटरनेट पहुंचा है। अगर 2014 से तुलना करें, 2014 में टेलीफोन कनेक्शन 37.77 करोड़ थे, लेकिन 2025 में यह बढ़कर 53.66 करोड़ तक पहुंच गए हैं। वहीं इंटरनेट यूजर्स की बात करें, 2014 में इनकी संख्या 25 करोड़ थी, लेकिन 2025 में यह बढ़कर 97 करोड़ हो गई। भारत के विकास में डिजिटल इंडिया मुहिम एक वरदान साबित हुई। जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है, लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। डिजिटल इंडिया ने भारत में शासन, अर्थव्यवस्था और समाज में पारदर्शिता और जवाबदेही की एक नई इबारत लिखी। भारत अब अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था बन गया है। साल 2022-23 की राष्ट्रीय आय में डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान 11.74% था, जिसके 2029-30 तक 20% पहुंचने का अनुमान है। भारत का यूपीआई आज सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों में इस्तेमाल हो रहा है। 2025 के मई महीने में यूपीआई से 25.14 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन हुआ। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए अब तक 44 लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों के खाते में सीधे पहुंचे। इससे सरकार को 3.48 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। इसमें अकेले 1.85 लाख करोड़ रुपए खाद्य सब्सिडी से हुई। देश में 5 करोड़ 87 लाख फर्जी राशन कार्ड और 4 करोड़ 23 लाख फर्जी एलपीजी कनेक्शन रद्द भी किए गए। डिजिटल इंडिया की ही देन है कि आज आप अपने मोबाइल से एक क्लिक पर कोई भी काम कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको पॉजिटिव खबर बताई है दर्शकों, लेकिन आज एक खबर ऐसी आई जो आपको बतानी जरूरी है, क्योंकि ये डिजिटल जितना आपके लिए जरूरी है उतना ही मुसीबत भरा यानी खतरनाक भी है। और अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा दर्शकों कि आपका मोबाइल आपका प्राइवेट डिटेक्टिव बन चुका है, आपका जासूस बन चुका है। आपका कुछ भी प्राइवेट नहीं रहा, सब कुछ दुनिया देख रही है। किसके जरिए? आपके मोबाइल के जरिए। वो सब कुछ सुन रहा है, वो आपके जरा से बात करने पर रिएक्ट कर रहा है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। आप कुछ भी बात करिए, अच्छा अपने दोस्त से, फैमिली से, अभी कर लीजिए तुरंत। आपको क्या खरीदना है फोन पर सब कुछ आ जाएगा। आप अगर अपने दोस्त से पूछेंगे कि मुझे जूते खरीदना है, कपड़े खरीदना है, अगले पल आपको मोबाइल पर जब आप स्क्रॉल करेंगे वही दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। ये सब कैसे हो रहा है, सोचा है कभी आपने? अगर नहीं सोचा तो सोचने का वक्त आ गया है, क्योंकि ऐसे ही ठगी होती है दर्शकों। ऐसे ही तो आपका पैसा लुट जाता है एक क्लिक पर। लेकिन यह तो बात रही डिजिटल ठगी की, आपके पैसे को लूटने वालों की।
अगर मैं कहूं कि एक मर्डर हो गया है इसी मोबाइल के जरिए, डिजिटल युग में सोशल मीडिया हमारे हाथ में आया, और ये जरूरी है और खतरनाक भी, इसने एक व्यक्ति को मरवा दिया है। और कैसे इसे मरवाया है, कैसे इसका मर्डर किया, दिखाता हूं आपको। डिजिटल इंडिया मिशन भारत के लिए एक वरदान साबित हुआ है। इस मिशन ने सबकी जिंदगी आसान कर दी, बड़े से बड़े काम को आपके मोबाइल के क्लिक पर ला दिया। लेकिन कुछ लोगों ने डिजिटलाइजेशन को एक अभिशाप बना दिया है। ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर ठगी और सोशल मीडिया के मिसयूज से कई लोग अपनी जिंदगी की जमा पूंजी गंवा रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में साइबर क्राइम की 15.56 लाख शिकायतें दर्ज की गई। इसमें 4,796 करोड़ रुपए की ठगी की गई। वहीं 2024 में 19,18,000 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें 22,811 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई। 2023 के मुकाबले ठगी का यह आंकड़ा लगभग 3 गुना है। साल 2022 में लोगों ने 2306 करोड़ रुपए गंवाए। अब सवाल ये कि आखिर कौन है ये लोग जो आपकी जमा पूंजी पर हाथ साफ कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन का दुरुपयोग सिर्फ साइबर ठगी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब जानलेवा हो गया। कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए आपकी प्रोफाइल खंगाल रहे हैं, आपकी हैसियत का पता लगा रहे हैं। इसके बाद आपको फंसाने के लिए जाल बुनते हैं, जिससे आपको रास्ते से हटाकर आपकी संपत्ति हड़पी जा सके। मध्य प्रदेश के जबलपुर के गेस्ट टीचर इंद्र कुमार तिवारी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल इंद्र कुमार तिवारी मशहूर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के दरबार में गए। वहाँ उन्होंने अपनी शादी न होने की पीड़ा साझा की। 18 एकड़ जमीन है। हाँ, 18 एकड़ जमीन है महाराज जी, यही पड़वार में। पहले ये बताओ कि आपकी 18 एकड़ जमीन है, तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपके 18 एकड़ जमीन है? फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही सर। क्यों? और आचार किया हूँ वहीं से। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तो 45 तो हो ही गई, अब क्या, अब फिर करोगे शादी? हाँ शादी, क्योंकि बंस ही नहीं चलेगा। क्या मेरी जमीन कोई देखने वाला नहीं है। कथावाचक के दरबार में रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो सोशल मीडिया के जरिए यूपी के कुशीनगर के ठगों तक पहुंच गया। इन ठगों ने सोशल मीडिया के जरिए इंद्र कुमार से संपर्क कर शादी की बात की, जिसके बाद इंद्र कुमार की शादी के लिए 30 मई को जबलपुर से कुशीनगर रवाना हुए। 2 जून को उन्होंने परिवार वालों को फोन पर शादी की जानकारी दी। 5 जून को अपनी शादी की एक फोटो भी भेजी, लेकिन 6 जून से उनका मोबाइल बंद हो गया और परिवार वालों का संपर्क उनसे टूट गया। 8 जून को इंद्र कुमार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 11 जून को कुशीनगर के उपासुर गांव में उनका शव बरामद हुआ। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि उनकी नई नवेली दुल्हन ने सुहागरात के बहाने दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें खिला दिया और उनका पैसा, गहना और अन्य सामान लूट लिया। हैरानी की बात तो ये कि खुशी तिवारी नाम की जिस महिला से इंद्र कुमार ने शादी की, उसका असली नाम तक उन्हें पता नहीं चला। पुलिस की जांच में खुशी तिवारी का असली नाम साहिबा बानो निकला। इंद्र तिवारी जबलपुर से शादी करने की बात बताकर वहां से निकले थे कि गोरखपुर में खुशी तिवारी नाम की कोई महिला है, उससे शादी करने के लिए ज्वेलरी और पैसा लेके गए थे। लेकिन 6 जून के बाद में जब परिजनों को कोई संपर्क इनसे नहीं हो पाया, तो उन्होंने लोकल थाने में सूचना दी थी। हमारी टीम ने इस पे काम करते हुए खुशी तिवारी नाम की महिला को पकड़ लिया है और बेसिक पूछताछ में ये निकल के आया है कि खुशी तिवारी जो महिला है वो एक्चुअल में साहिबा बानो। कई इंपॉर्टेंट जो क्लू है हमारे हाथ में लग गए हैं, हमारी टीम इस पे काम कर रही है। आप सोचिए, डिजिटलाइजेशन जितना देश के लिए वरदान साबित हुआ, उतना ही अभिशाप। इसलिए हमारी आपको एक सलाह है, डिजिटलाइजेशन का हिस्सा जरूर बनिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा किसी पर भरोसा ना करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी चूक नए भारत के वरदान को अभिशाप बना देगी। और राष्ट्र सर्वोपरि में आज एक और मुद्दा मेरे सामने आया। अरे हमारे देश में दक्षिणा और सैलरी की बात आ गई है दर्शकों। आप ऑफिस में काम करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, मैं भी काम करता हूं, मुझे भी सैलरी मिलती है। तो फिर देश में कथावाचकों की दक्षिणा पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? यह मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सवाल तो नेताओं से भी होने चाहिए, सवाल तो फिर किसी से भी हो सकते हैं, क्योंकि सैलरी मिलती है। नेता बोलते हैं ना कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको तो पैसे मिल रहे हैं और कई सारी सुविधाएं भी मिलती हैं, आपको पता है। और इसलिए कह रहा हूं कि नेताओं से भी पूछना चाहिए
कि आप क्यों सैलरी ले रहे हैं। अगर आपको सेवा करनी है तो सैलरी को दान करिए, बाबाओं को मत करें दान। आप तो कहीं भी दान कर दीजिए, किसी अनाथ आश्रम में दे दीजिए, क्योंकि यहां पर कथावाचकों से कहा जा रहा है कि आप पैसा लेते हैं। कथावाचक कह रहे हैं कि हम पैसे का सही जगह इस्तेमाल करते हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई नेता क्यों सैलरी ले रहे हैं। उनके ज्यादा से ज्यादा शिष्य मैदान में आ गए और कहने लगे कि नेता सैलरी भी ले रहे हैं और अच्छी अच्छी जगह भी जा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए जरा। देश में इन दिनों कथावाचकों को कथा से मिलने वाली दक्षिणा पर बहस होने लगी। बहस की शुरुआत समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने की, जिन्होंने बाबा बागेश्वर पर अंडर टेबल पैसा लेने का आरोप लगा दिया। और अखिलेश यादव को बाबा ने जवाब दिया कि अगर वो दक्षिणा नहीं लेंगे तो कैंसर अस्पताल कैसे चलेगा, कैसे गरीबों के लिए रसोई चलेगी। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? अब हिंदू ही हिंदू से लड़ेगा तो हमें मुसलमानों से लड़ने की, ईसाइयों को हमसे लड़ने की आवश्यकता नहीं। हमें लगता है कि इस घटना से सबसे ज़्यादा कोई खुश होगा तो जो देश को गजवाए हिंद चाहते हैं वो लोग बहुत खुश होंगे। ये प्रायोजित षड्यंत्र है देश को मिटाने का, जातिवाद के नाम। लाखों तालियां बजा रहे हैं, 2-4 गालियां बजा रहे हैं, तो हमें बुराई नहीं माननी चाहिए। जैसे तालियां स्वीकार कर रहे हैं वैसे हमें गालियां स्वीकार करें। लेकिन सवाल यह कि कथावाचकों को मिलने वाली दक्षिणा को राजनीति में क्यों लेकर आना? क्या नेताओं से कोई पूछता है कि आप चंदा क्यों लेते हैं? चंदा लेकर ही आप अपनी पार्टी के लिए चुनावी कैंपेन चलाते हैं। क्या किसी ने आज तक पूछा आपने चंदा क्यों लिया? आप नेता और सांसद बनते हैं जनता की सेवा करने के लिए, लेकिन आपको सैलरी मिलती है। क्या जनता ने पूछा कि सेवा के लिए सैलरी कैसे? सांसदों की सैलरी 1,24,000 रुपए महीना है। सांसद को निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में 87,000 रुपए महीना मिलता है। अपने ऑफिस खर्च के लिए 75,000 रुपए मिलते हैं। इतना ही नहीं, यात्रा के लिए फर्स्ट एसी में टिकट, 34 हवाई यात्राएं मुफ्त मिलती हैं और तो और सालाना 1,50,000 कॉल मुफ्त मिलती हैं। जब देश के लोगों के विकास और हित के लिए नेता सांसद सैलरी लेते हैं जिनके बारे में कोई नहीं पूछता, तो कथावाचकों की दक्षिणा पर सवाल आखिर नेता क्यों उठा रहे हैं? यही सवाल अब कई सारे कथावाचक पूछ रहे हैं। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर के अनुयायी तो ये भी पूछ रहे हैं कि बाबा बागेश्वर से इस तरह के सवाल क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले बाबा बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया गया था। अब जब अखिलेश ने सवाल उठाए तो जनता खुद अखिलेश को जवाब देने लगी। बागेश्वर धाम जैसा कोई धाम नहीं है, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता किसी का, कोई किसी लूटता नहीं है। गुरुजी बोलते कोई पैसा नहीं। बताओ, बाबा एक पैसे नहीं लेते हैं, वो सबका जन कल्याण कर रहे हैं। लोगों की सोच गलत है। नहीं कोई बाबा को बदनाम रणनीतियाँ हैं, ये सब बाबा को बदनाम करने की रणनीतियाँ हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं लेते हैं, पैसा नहीं लेते। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं नहीं, ये गलत है। गलत कह रहे हैं? बिल्कुल गलत है। एक भी पैसा नहीं लेते, निःशुल्क सेवा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दीनी तिन तैसी। अब ये विवाद कहां तक जाएगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन कल आपसे मुलाकात होगी रात 8 बजे राष्ट्र सर्वोपरि में आपसे जुड़े हुए एक और मुद्दे के साथ। नमस्कार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।